हेलो दोस्तों, आपका इस आई एस सर्वोदय में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार। आज जो है सो बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कल रात देर रात जो है सो आपको 1 to 5 का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें कि लगभग लगभग 79,000 कुछ सीटें थी, जिसमें से आपको 72,000 सीटों का रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें जिनको भी सफलता मिली है, जिनका भी रिजल्ट हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और जिनका भी नहीं हुआ है तो वो आगे के एग्ज़ाम में लग जाएं। आगे भी एग्ज़ाम है, आपको हो सकता है कि 1 to 5 में भी कुछ सीटें 20,000 आ सकती हैं, या बाकी 6 to 8 में और 9, 10, 11, 12 में तो आना है ही। इसके लिए के तैयारी में अभी से लग जाए। उसके लिए मैं आपको ये 6 to 8 का ये हो ही रहा है, 6 to 8 का मैं जस्ट करवा रहा हूँ। इसे ऐसा मतलब ये नहीं है कि 6 to 8 का में ही काम आएगा, ये आपको 40 क्वेश्चन जो आपके हैं 9, 10 या आर्ट्स पेपर या 11, 12 उसमें भी काम आएंगे। और जिनका खास करके हिस्ट्री है उसके लिए तो बेहतर होगा, क्योंकि मुगल साम्राज्य जो मेडिवल हिस्ट्री है वो आगामी ऐसा नहीं कि टीचर में ही काम आएगा, ये आपको 7th 70वीं बीपीएससी में भी काम आएंगे। उसमें भी ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा ये। बाकी अगर आप यूपीएससी भी दे रहे हैं कोई भी एग्जाम के लिए, कि ये मुगल साम्राज्य जो है सो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछता भी है। आगामी आप क्वेश्चन देख लेंगे जिसमें आपको मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन नहीं आए हों। इसलिए कि सेशन को अच्छे से देखें, शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। आप लोगों से यही गुजारिश होगी, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कृपया आप लोग से गुजारिश है, कृपया आप लोग सब्सक्राइब जरूर करने का प्रयास करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ताकि हम भी मोटिवेशन हमें भी प्राप्त मिले, उसी से हमें मोटिवेशन प्राप्त मिलता है। ठीक है, चलिए। तो आज का जो सेशन है हमारा चौथा चैप्टर, क्लास 7 का जो हिस्ट्री है, तो चौथा चैप्टर जो मुगल साम्राज्य टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से गुजारिश होगी जितना हो सके आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। खास करके ये आगामी जो ही एग्जाम है उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग मुगल साम्राज्य का जो टॉपिक है उसमें। देखिए ये क्या कहा जा रहा है कि आपका मुगल साम्राज्य अपने सक्षम शासकों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? तो अपने सक्षम जो शासक उसके लिए जाना जाता है, जिन्होंने न केवल अपने साम्राज्य को संगठित किया बल्कि कुशलता से शासन भी किया है। यह सुदृढ़ प्रशासनिक नीतियों और शासन के आदर्शों का एक कारण संभव हुआ है। अब मुगल वंश के बारे में समझें तो मुगल शासक के दो महान वंशों का वंशज थे। बोले जो शासक था वो क्या था? तो दो महान वंशों के वंशज थे। बाबर अपनी माता की ओर से चंगेज खां, मतलब चीन और मध्य एशिया के मंगोल जनजाति का शासक था। चंगेज खां कौन था? तो चीन और मध्य एशिया के मंगोल जनजाति का एक शासक था, उसका ये वंशज था। और अपने पिता की ओर से तैमूर, मतलब मुगलों को चंगेज खान के साथ जुड़ना पसंद नहीं था, क्योंकि उसने अपने जीवन काल में कई निर्दोष लोगों को मार डाला था। क्या किया था? तो उसने जो है अपने जीवन काल में देखा था कि बहुत सारे लोग हैं जो निर्दोष थे, उनको भी मार डाला गया था। इसके अलावा वो उज्बेक से भी जुड़ा हुआ था, जो उनके मंगोल प्रतियोगी थे। दूसरी ओर मंगोल को अपने तैमूर वंश पर गर्व था, क्योंकि उसने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। बाबर का अगर शासन काल देखेंगे तो 1526 से 1530 ईस्वी। ठीक है, 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी में उसके अफगान शासक समर्थकों ने हराया। 1527 में खानबाग के युद्ध में राणा संगा राजपूत और उनके समर्थक को हराया, और दिल्ली और आगरा में मुगल शासन को स्थापित हो गया। हुमायूं अगर देखेंगे तो 1530 से 40 है। पिता की वसीयत में एक प्रांत मिला। ये हालांकि अभी इससे भी ज़्यादा डिटेल आपको 11th का जो मैं मिराबल करूंगा उसमें भी, और उससे भी ज़्यादा डिटेल मिलेंगे आपको, इससे भी ज़्यादा डिटेल वहाँ मिलेंगे अच्छे से। एक पिता की वसीयत में एक प्रांत मिला। शेर खान ने हुमायूं को 1549 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में पराजय किया, और 1555 में बाद में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। अकबर का है 1556 से 1605। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 रहता है। 13 वर्ष की आयु में अकबर सम्राट बना, मतलब 13 वर्ष की आयु में वो एक सम्राट बन जाते हैं। 1556 से लेकर 1570 तक के मध्य जो है मालाबार और गोंडवाना में सैन्य अभियान चलाया जाता है, और रणथंभौर पर कब्जा कर लिया जाता है। 1570 से लेकर 1585 के मध्य सैनिक अभियान किया। गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाया गया। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार किया गया। उत्तर पश्चिम, कंधार, कश्मीर, काबुल, दक्कन, अहमदनगर ये सब भी थे। जहांगीर 1605 से 1627। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। ठीक है। शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी। दक्कन में सैन्य अभियान, अहमदनगर के विरुद्ध अभियान, जिसमें बुंदेलों की हार हुई। ओरछा पर कब्जा कर लिया। अहमदनगर को मुगलों के राज में मिला लिया गया। औरंगजेब 1858 से 1607। उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई। मारवाड़ के राठौर राजपूतों
ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर किया। इसका कारण यह था कि उनके आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों को हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। मराठों के बीच उत्तराधिकार की परंपरा रही है। मुगलों ने क्या कि सादाई की विरासत की प्रथा का पालन किया है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब यह होता है कि राजा की जो मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति जो है सभी पुत्रों को समान रूप से विरासत में मिला हुआ था। वे वंशानुक्रम के नियम में विश्वास नहीं करते थे। इसके अनुसार बड़े पुत्र को पिता की संपत्ति विरासत में मिलती है। यही कारण था कि प्रत्येक मुगल जो है राजकुमार सत्ता पर कब्जा करने के लिए अपने भाई के साथ हो सकता था। साम्राज्य विस्तार 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में जाके क्या क्या होता है तो लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर इन्होंने अधिकार कर लिया। इन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए हुए उनके राज्य के पतन में भी टिके रहे हो। आज प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। मुगलों के अन्य शासकों से संबंध। मुगलों ने शुरू में कई राजपूत राज्यों पर कब्जा कर लिया। बाबर और हुमायूं के राजपूतों के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। बाद में अकबर को यह एहसास हो गया कि चूंकि राजपूत जो है बहादुर और साहसी भी थे, इसलिए मुगल सेनाओं के लिए उन्हें हराना आसान नहीं था। इसलिए मुगलों के ने राजपूत के साथ एक वैवाहिक गठबंधन में प्रवेश किया। इससे उन्हें कई राजपूत नीतियों को प्रभावित करने में मदद मिली। मुगलों के प्रशासन में कई राजपूत शासकों को उच्च पद दिए गए। सिसोदिया राजपूतों ने शुरू में मुगलों की आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया था। हालांकि वे हार गए थे लेकिन उन्हें मुगलों द्वारा सम्मानित किया गया था। उन्होंने उन्होंने कारोबार के रूप में अपनी जमीन लौटा दी। राजपूतों के साथ अन्य मुगल कुलीनों के समान व्यवहार करने की नीति ने उन्हें राजपूत राजाओं को प्रभावित करने में मदद किया है। कई राजपूत राजाओं ने मुगल शासकों के पक्ष में युद्ध लड़ा है। हालांकि सभी राजपूत शासकों के साथ अच्छा संबंध नहीं था। मुगलों के मराठों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। ठीक है। औरंगजेब के शिवाजी ने के अपमान ने मुगल मराठा संबंधों को और खराब कर दिया। मुगलों के सिखों के साथ भी तनावपूर्ण मतलब उस समय जो था मुगल के साथ सिख का भी तनावपूर्ण संबंध हुआ करता था। अब आएंगे हम लोग मुगल के साथ जो सैन्य अभियान किया गया उसके बारे में समझेंगे। सैन्य अभियान के बारे में क्या है तो प्रथम मुगल शासक कौन थे तो बाबर। प्रथम मुगल शासक बाबर 1326 से 30 में ने 1494 में फरगाना राज्य पर उत्तराधिकार प्राप्त किए। जो उस समय उसकी उम्र केवल 12 वर्ष था। उसमें जो बाबर का जो उम्र था वो कितना था 12 वर्ष था। मंगोलों की दूसरी शासक उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1540 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। 16वीं शताब्दी बाबर ने पहली बार पानीपत की लड़ाई में युद्धों के तोप और गोलीबारी का इस्तेमाल किया। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। इसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत अधिकार में वे सहायता भी करते थे। मुगल और तमुनी वंशों की प्रथा को अपनाते थे। उसमें वो क्या करते थे कि अपना उत्तराधिकार जो था उसका विभाजन समस्त पुत्रों में कर मतलब जितने भी पुत्र थे सब में जो उत्तराधिकार का विभाजन कर देते थे। अब है मुगल के साथ जो और भी राजा और भी शासकों का संबंध था। कौन कौन थे वो तो मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किया जो क्या था जो उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जब मुगल शक्तिशाली हो गए, जब पूरा शक्तिशाली शब्द का जीत लिए तो उन्होंने कई अन्य शासकों को स्वेच्छा से अपनी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अनेकों घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए हैं। परंतु मेवाड़ के सिसोदिया वंश ने लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। मनसबदार और जागीरदार क्या होता था उस समय के बारे में बताएं तो मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। जिसके जरिए पद वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते हैं, तो जो तकरीबन एकताओं के समान थी। अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब्त और जमींदार
जब्त और जमींदार है तो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों के ऊपर से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर जो है किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो। मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 80 की कालावधि के लिए कृषि के पैदावार कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व सुनिश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया। जितना भी सूबा था ना, उस जितने भी सूबा था उसमें उसको राजस्व मंडल में भी, मतलब राजस्व को मंडलों में बांट दिया गया और प्रत्येक की हर फसल के राजस्व की अलग अलग सूची बनाया गया और राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था, जब्ती। अब आएंगे हम अकबर के बारे में। अकबर क्या था? तो अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 शब्दों में लिखा है। अकबरनामा अकबर के पूर्वजों का बयान है, अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। आईने अकबरी जो है जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का भी ब्यौरा मिलता है। अकबर की पॉलिसी क्या था? तो अकबर की पॉलिसी की अगर बात करें तो उल फजल के अकबरनामा विशेष का आईने अकबरी में मिलता है। साम्राज्य की प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबा के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जिसे दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी मतलब सैन्य वेतनाधिकारी, सदर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार सेनानायक था और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। और का अबुल फजल ने सुलह है कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि के बनाने में अकबर की मदद की। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने आज का जो था इसको हम लोगों ने पूरा किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपका ये चौथा चैप्टर है। इसका हम देखिए, इसका जोड़ा बनाना है इसमें कि कौन क्या मनसब क्या होगा, पद है। तो मंगोल उज्बेक है, सिसोदिया राजपूत मेवाड़ है, राठौर राजपूत मारवाड़ के थे, नूरजहाँ जहांगीर की सूबेदार गवर्नर थे। और ये क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन भी देख लेंगे, मनसबदार और जागीर में क्या संबंध है। ये क्वेश्चन है मनसबदार और, सुनो देखते हैं दोस्तों क्या है क्वेश्चन। तो मुगल राज के अधीन आने वाले प्रांतीय प्रांत कौन से थे? मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? मुगल प्रशासन में जमींदार की भूमिका क्या थी? शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी? ये सब चीज़ें हैं, आगे हैं। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने ये अगर देखा जाए आज का हम चौथा चैप्टर को हम लोगों ने पूरा किया। आप लोगों से ये गुजारिश रहेगा कि आप लोग जितना हो सके आप लोग इसको हमें प्यार देने का प्रयास करें, ना उसके शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जो भी अब आगे एग्जाम देने वाले हैं, आगामी एग्जाम है आपका 70वीं बीपीएससी से लेके आपको यूपीएससी भी है। बाकी टीचर वाला एग्जाम तो बीपीएससी टीचर भर्ती तो फेज 2 का में तो है ही, जिसमें कि सबसे पहले एग्जाम आपका बीपीएससी फेज 2 होगा। दिसंबर में पेपर होने की संभावना है ज़्यादातर। वैकेंसी भी आपको 1 वीक बाद आपको वैकेंसी ये देखने को मिलेगा और उसकी तैयारी के लिए आपको अभी से लगना होगा। ठीक है, और जितना हो सके आप इसको इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। 499 इसका पीडीएफ का चार्जेज हैं, आपको ये प्राप्त हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, तो इसके लिए कि आप लोग जितना हो सके आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखने का प्रयास करें। जितना हो सके आप लोग इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे क्या होगा कि आपका जो आने वाले नोटिफिकेशन होंगे वो आपको आसानी से प्राप्त हो सकेगा। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।